हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिया है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके लिए, ठीक है। तो आगामी परीक्षा सीटेट जो कि आपकी 7 जुलाई को होने वाली है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लास जो है आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड भी है, ठीक है। कथन और तर्क वाले क्वेश्चन जो हैं मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन पूरे 30 नंबर में रखे जाते हैं, ठीक है। 30 नंबर जो आपका पूरा सीडीपी का होता है उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना कथन और तर्क वाले ज़रूर रखे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। क्या बात ये सही सही कही गई है? समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि इसमें जो बालक जो है सामान्य है वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। सामान्य बालक के साथ साथ जो विशेष बालक हैं जिनको किसी प्रकार की क्षमता, शारीरिक क्षमता का कोई विकार है या फिर, ठीक है, तो ये सारे बच्चे जो हैं साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। केवल विशेष बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये कथन तो गलत दे रखा है। तर्क क्या है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधिता वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को ही पोषित किया जाए। केवल जो कुछ बाधित शिक्षार्थी हैं उनको ही समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाएगा, ये भी बात गलत दे रखी है। वैसे हमने इन बातों से तो पता कर लिया, इन अभिकथन और तर्क से। और ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है आपका केवल, ठीक है। तो केवल भी दोनों में दे रखा है तो भी ये दोनों बातें गलत हो जाती हैं। और आपको ये देखना है कि अगर टाइम कम है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आपका कथन गलत है, ठीक है, आपका ए गलत है, तो आपका आर भी गलत होगा। ये फैक्ट है, देखिएगा। मोस्टली आप क्वेश्चन ट्राई करिए तो आपका क्या हुआ कि इसमें कथन और तर्क दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा। क्या दे रखा है? पूरा एक आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर करवाया जाता है जिसमें 15 दो पार्ट में हम क्लास करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? जो भी वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हैं, जैसे कुछ हाशिए पर रहते हैं, कुछ झोपड़पट्टी पे रहते हैं, वही हाशिया कहा जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक हाशियाकरण, मानकीकृत पाठ्यक्रम, विभेदित निर्देश। देखिए, समाज का बहिष्कार नहीं करना है, ना ही सामाजिक हाशियाकरण करना है कि हाशियाकरण वाले बच्चे अलग बैठे और जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी वो बच्चे अलग बैठे। मानकीकृत भी आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है। मानकीकृत मतलब सभी के लिए समान, है ना। अब कुछ की क्षमता जो है वो अच्छी है, कुछ नहीं जल्दी से एब्जॉर्व कर पाते, कुछ जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग हमें अपने टीचिंग करनी होगी ना। तो हमें विभेदित निर्देश अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ भेद नहीं करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? कोई भी बालक बालिका शारीरिक गतिक विकलांग है, मतलब उसको चलने में दिक्कत हो रही है, तो उसको व्हील चेयर, पहिया कुर्सी, बस सीधी सीधी बात है। आपको अपनी समझ विकसित करनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करके, ताकि आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चन रीड करके अपने पेपर में टाइम की कमी ना हो, है ना। गणित अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? आपने देखा होगा जब पढ़ने में दिक्कत होती है तो पठन वैकल्प, है ना। लेखन वैकल्प जब लिखने में दिक्कत होती है उसे हम डिस्ग्राफिया भी कहते हैं, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं, इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। स्वालीनता ये आपका अलग हो जाएगा। और गुणज वैकल्प जब बालक जो है गणित में कठिनाइयाँ आ रही हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। क्या प्रश्न दे रखा है? रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, ठीक है। रचनात्मक बच्चों को किस प्रकार हम शामिल करें कि वो उनका रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। विचारों की अनम्यता, अनम्यता आ गया भाई नेगेटिव टैग वर्ड। ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, ये भी गलत हो जाएगा। क्या बच्चे जो हैं वो ऊब रहे हैं इसलिए पढ़ाना है? नहीं भाई। चलिए अगला क्या है? जटिलता के लिए वरीयता, अभिसारी सोच। अभिसारी सोच का मतलब ये होता है कि एक एग्जैक्ट सोच जो जिसका जैसे कि एक मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं और एक होते हैं आपके बंद उत्तर वाले, ठीक है। तो ये बंद उत्तर वाले जिसकी एक एग्जैक्ट आंसर होता है वो अभिसारी सोच है। अब सारी सोच होता तो वो सही हो सकता था, ठीक है। तो रचनात्मक तब होता है जब जटिलता के लिए वरीयता दी जाती है, ठीक है।
अगर हम सिंपल वर्क दे देंगे तो बच्चे कहाँ से अपना रचनात्मक दृष्टिकोण कर पाएंगे विकसित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 21 नंबर है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या सम्मिलित है? पुरस्कार और दंड का प्रावधान। गलत भाई, कभी भी आपको पुरस्कार और दंड नहीं देना है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार। क्या सीखने का केवल तरीकों पर ही विचार करेंगे? गलत हो जाएगा। साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, प्रतिस्पर्धा भी नहीं रखनी है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। इससे क्या है कि बालक एक दूसरे के अर्थ को समझ पाएगा, तभी तो वो अधिगम कर पाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो प्रश्न हमारा देखिए थोड़ा सा ब्लर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन क्या है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। NCF 2020 क्या कहता है कि हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित नहीं होना चाहिए। फिर आपका देखिए मैं बोल देती हूँ, आप समझ लीजिए। तर्क क्या है? माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। क्या ये बात सही कही गई है? केवल पाठ्यपुस्तक बेस्ड भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे इस प्रश्न के लिए, दोनों ही आपके कथन गलत हो जाएंगे। आपको ऑप्शन नंबर 4 लगाना है। ठीक है, केवल पाठ्यपुस्तक बेस्ड और शिक्षार्थी बेस्ड नहीं रखना है। फिर अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। कोई सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम किस प्रकार का होता है? बच्चे के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन, ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया, एक उद्दीपन प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। और अधिगम तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन, देखिए पुनर्बलन आएगा वो नहीं लगाना है आपको आंसर, और ना ही उद्दीपन प्रतिक्रिया करेंगे। मापने योग्य भी आपका गलत हो जाएगा, हम लगाएंगे ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या है, अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा कि डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। ठीक है, कैसे अधिगम के लिए उचित कक्षा होनी चाहिए? अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मक पृथकीकरण नामीकरण। देखिए पृथकीकरण नामीकरण आपका नेगेटिव है, प्रतिस्पर्धा भी नेगेटिव है, पुनर्बलन भी नेगेटिव, तो आपका हो जाएगा सहयोग और सकारात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है, जिसमें कथन और तर्क। देखिए 15 क्वेश्चन की क्लास है ना, इसमें आपका तीसरा प्रश्न आ गया कथन वाला। मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो ये बात तो सही कही गई है कि उनको प्रोत्साहित करना है अनुमान लगाने के लिए, ठीक है, और समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने की बात सही कही है। तर्क क्या है? तर्क क्या है कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है और दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो हम ऑप्शन ए की ओर जाएंगे। आपको अपने माइंड में भी आंसर भाई सोचना है कि क्या आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पूरे ऑप्शन एक साथ कर लेते हैं ताकि समझ में आए। क्या है प्रश्न? कक्षा में प्रश्न जो होना चाहिए, देखिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं, केवल शब्द आ गया तो नेगेटिव है, बाकी हम पढ़ लेते हैं। केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने, क्या केवल छात्र ही प्रश्न पूछें? गलत बात है, शिक्षक और छात्र दोनों ही पूछते हैं। केवल शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने चाहिए? नहीं भाई, बालक भी तो पूछेंगे जो भी छात्र हैं, किसी के भी द्वारा नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न ही नहीं पूछे जाएंगे तो अधिगम किस बात का? छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे जाने चाहिए और उत्तर दिए जाने चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए हम तो एक क्वेश्चन को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, तो टैग वर्ड के द्वारा ऑप्शन एलिमिनेट करके, और दूसरा ये है कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। अब नहीं जवाब दिए जाने चाहिए, देखिए प्रश्न हमारा पॉजिटिव था तो ये भी एलिमिनेट हो गया ना, ये आपके टैग वर्ड से एलिमिनेट हो गए, बचाइए, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आंतरिक रूप से बालकों को किस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकते हैं? भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा, दंड के भय द्वारा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। देखिए जो भी छात्र हैं उनको पुरस्कार से नहीं आपको लालच देना है, पुरस्कार और दंड जो है इसकी बात नहीं कही गई है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण भी नहीं आएगा, दंड भी नहीं देना है, किसी प्रकार की दंड सजा पुरस्कार नहीं देना है, ठीक है।
सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके बालकों को जब आनंद आएगा तभी तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। क्या कह रहा है प्रश्न? मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करना। तो ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, सक्रिय अन्वेषण तो सही बात कही गई है, ठीक है, सक्रिय अन्वेषण सही बात कही गई है। अमूर्त समस्याओं पर भी काम करेंगे मध्य विद्यालय में। पूछताछ और प्रयोग, देखिए आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं सारे, ठीक है, इसमें चारों ही बातें सही कही गई हैं। सक्रिय अन्वेषण होगा, अमूर्त समस्याओं पर भी काम करेंगे, पूछताछ और प्रयोग के द्वारा भी अधिगम विकसित होता है, अर्थ निकालते हैं बच्चे, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करके। सारी बातें सही कही गई हैं, तो आपका ये वाला कूट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न हमारा 29 है। क्या दे रखा है? शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। किस प्रकार की? देखिए, बच्चों की जो योग्यता हो जाएगी, योग्यता को वृद्धिशील, योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि जो स्थायी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्थायी नहीं होनी चाहिए। तो वृद्धिशील वाले आपको 2 मिले। फिर क्या है? असफलता को डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो सुधार के अवसर के लिए हम सोचेंगे, ना कि सर्वनाम और अपमानजनक। कि बालक ये सोचेगा ना, हम किस प्रकार से सुधार करें ताकि मेरी भी पोजीशन जो है वो क्लास में अच्छी हो पाए, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी क्लास का। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है प्रश्न में? अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? भाई, जो एकेडमी है, जो क्लास है, जो इंस्टीट्यूट है, स्कूल है आपका, उसमें यदि विफलता हो रही है तो कौन सा कारक जिम्मेदार है ना। तो इसमें नेगेटिव बात पूछी गई है। देखिए, सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अधिगम। सहयोगात्मक आपकी पॉजिटिव चीज़ है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सहयोगात्मक शिक्षा विफलता थोड़ी होगी, और समावेशी कक्षाओं से भी विफलता नहीं होगी, सार्थक अधिगम से भी विफलता नहीं होगी। तो आपका देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेगेटिव आंसर होगा। गैर लगा है, ये आपका नेगेटिव है ना, गैर प्रासंगिक। तो इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं, टैग वर्ड के थ्रू भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी भाई क्लास? अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करें। और हमारे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसके लिए, तो आप पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है सीटेट के लिए, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।